हेलो फ्रेंड्स। जे मैन डेली टेस्ट नंबर 1 के सॉल्यूशन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, ये पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट द ओरिजिन एंड मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस विथ ए वेलोसिटी v t इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 40 प्लस 3 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं। कवर्ड बाय द पार्टिकल इन फर्स्ट 5 सेकेंड। पहले बात, ये 1D प्रॉब्लम है, मतलब मोशन अलोंग ए वन डायमेंशनल मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन का प्रॉब्लम है। और ओ किधर है? एक्स एक्सिस में है, तो वन डायमेंशनल प्रॉब्लम है। वेलोसिटी दिया हुआ है, वो टाइम का फंक्शन है, चेंज कर रहा है टाइम के साथ में। टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3 ये मीटर पर सेकेंड है। एक्सलेशन निकाल लें। एक्सलेशन कितना हो जाएगा? dv बाई dt। ये हो गया 2t माइनस 4। ये आपका एक्सलेशन। एक्सलेशन कांस्टेंट नहीं है, ये भी टाइम का फंक्शन है। थोड़ा इसको प्लॉट करके देखते हैं कैसा दिखेगा। ये आपका एक्सलेशन है, ये देखिए स्ट्रेट लाइन है, इसका इंटरसेप्ट -4 है और स्लोप 2 है, तो कुछ हद तक ये ऐसे दिखेगा आपको। ये आपका -4 है, ये 0 है, ये एक्सलेशन है, ये टाइम है। तो एक्सलेशन निगेटिव है यहाँ तक। कब एक्सलेशन निगेटिव है? निगेटिव से पॉजिटिव कब जाता है? एक्सलेशन 0 कब है? वो 0 है 2t माइनस 4 इक्वल टू 0। इसका मतलब है टी टी इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड पर जो है, ये 2 सेकेंड जो है, ये आपका 2 सेकेंड है। 2 सेकेंड के बाद में ये 0 हो गया, उसके बाद में पॉजिटिव हो रहा है। और 2 सेकेंड्स के पहले तक, तो 0 सेकेंड से लेकर 2 सेकेंड तक आपका एक्सलेशन निगेटिव है। वेलोसिटी कैसा दिखेगा? वेलोसिटी क्या है? यह एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। क्वाड्रेटिक फंक्शन है मतलब ये पैराबोला है। आप यदि इसे पैराबोला में लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो? आप इसे कह सकते हो टी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 2t प्लस 2 स्क्वायर। यहाँ से देख लीजिए, हम इसको a माइनस बी होल स्क्वायर के टर्म में लिखना चाह रहे हैं, तो ये 40 ही लिखा हुआ है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर यदि मैं केवल -1 कर दूं तो ये 3 आ जाएगा। ये 4 माइनस 1 3, तो ये आपका आ गया t माइनस 2 का होल स्क्वायर -1। ये आपका एक पैराबोला है, राइट। और पैराबोला कहाँ पर दिखाएगा, कैसे दिखेगा? आप पैराबोला का प्लॉट बनाइए यहाँ पर। ये ऐसे हुआ, और देखिए टी इक्वल टू 2 पर ये 0 आएगा। 0 नहीं आएगा, माइनस आएगा, जिसको छोड़ दें तो ये 0 आएगा यहाँ पर। तो कुछ ही इस तरह से आएगा, आप इसे बना सकते हो अपने से। और ये भी टी 0 कब है? ये 0 है मतलब कि यहीं से आपका था ना, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3, ये 0 है। आप इसे यदि फैक्टराइज करो तो ये आएगा t माइनस 3 t माइनस 1 इक्वल टू 0। टी स्क्वायर माइनस 3 प्लस 3 40, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड और 3 सेकेंड, ये दो टाइम पर इसका वेलोसिटी 0 है। और t इक्वल टू 0 पर कितना है? t इक्वल टू 0 पर ये सब 0 रख देंगे, ये 0 हो गया, 0 हो गया, ये जस्ट 4 आया। 4 नहीं, 3 आया। वीटी 3 है ना। t इक्वल टू 0 पर यहाँ पर ये 0 हो गया, 3 आया। तो ये जो है सो आपका 0 3 है, यहाँ पर स्टार्ट किया यहाँ से। उसके बाद में ये किस टाइम पर? ये आपका टाइम है और ये आपका वेलोसिटी है, ये ओरिजिन है। ये 1 सेकेंड पर आया और 3 सेकेंड पर ए आया आपका, और 2 सेकेंड पर ये एक्सलेशन 0 है, मतलब इसका स्लोप देखिए 0 है। इसका मैग्नीट्यूड जो है सो मैक्सिमम है यहाँ पर, ये 2 सेकेंड पर है। आपसे क्या पूछा गया? पूछा गया डिस्टेंस। यदि डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता तो ये पूरा एरिया निकालते ना, भी को जो है सो डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं ऐसे, वी टी टाइम्स डी टी, इसको इंटीग्रेट कर देते तो हमें ये पूरा का पूरा एरिया निकल जाता है। ये इधर ये जो है ये यहाँ तक, और बोला है 5 सेकंड तक। 5 सेकंड में कहीं इधर होगा?
हमें क्या करना है, इसको निकालना है, इसको निकालना है, इसको निकालना है और ऐड करना है। यदि इस फार्मूला को हम लगाएं, सिंपली इसको इंटीग्रेट कर दें, ये वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। इसको प्लस में लिखेगा, इसको प्लस में लिखेगा, इसको माइनस में लिखेगा, और हो सकता है आपका टोटल ये ज़्यादा लग रहा है तो शायद माइनस में आ जाए, या प्लस में ही आएगा तो कम आएगा, क्योंकि इसको माइनस कर दे रहा है। लेकिन जब डिस्टेंस की बात कर रहा है तो हमें ये S1, ये S2 और ये S3 तीनों को निकाल के अलग अलग ऐड कर देना है। तो चलिए हम यहां पर देख के समझ गए हैं कि कहां पर मुझे ऐड करना है। तो S1 निकालते हैं। S1 क्या हो जाएगा, सिंपली वही VT dt। टाइम कहां से कहां तक, टाइम जो है सो 0 से लेकर 1 तक, S1 निकल जाएगा। S2 ऐसे ही इधर निकाल लेंगे और S3 इधर निकाल लेंगे। पहले एक का इंटीग्रेशन करते हैं क्योंकि बाकी सारे इंटीग्रेशन वही रहेगा, केवल लिमिट चेंज करना है, राइट। VT का वैल्यू कितना है, t² - 4t + 3, t² - 4t + 3। इसको इंटीग्रेट कीजिए, 0 to 1, ये आ गया t³ -3 - 4t² 2 + 3t, 0 to t तक। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, t³ 3 - 2t² + 3t। यही इंटीग्रेशन हर जगह हमें रखना है। वन को रखेंगे तो ये कितना आ गया, 1/3 - 2 + 3, और 0 रखेंगे तो सब 0 आ जाएगा, तो उसको तो सोचना नहीं है। ये कितना हो गया, 10/3 - 2, सो 6/3, 10 - 6 4/3। ये S1 आपका आ गया 4/3 मीटर। S2 निकालते हैं, एग्जैक्टली सेम करेंगे, केवल लिमिट अलग हो जाएगा आपकी। S2 जो है सो 1 से लेकर 3 तक जाएगा, और ये देखिएगा निगेटिव आएगा, उसको हम प्लस वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। तो सिंपली VT यहाँ पर हमें जान रहे हैं, केवल लिमिट चेंज करना है। ये देखिए t³ - 2t² + 3t, ये 1 से लेकर हमें 3 तक जाना है, राइट। तो 3 रखते हैं, 27 9 हो गया, माइनस 18 हो गया, ये प्लस 9 हो गया, ये अपर लिमिट हो गया। लोअर लिमिट रखते हैं, ये 1/3 - 2 + 3, ये 0 हो गया, और ये कितना आया 9 10, 10 में से 6 गया तो 4/3 आया, 4/3 माइनस में आया। देखिए वही यदि आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन करते 0 से लेकर 5 तक तो ये दोनों ऐड करके 0 हो जाता, लेकिन हमें ऐड करके 0 नहीं करना है, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। तो ये डिस्टेंस में इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं डिस्प्लेसमेंट का, 4/3 मीटर। यहाँ भी 4/3 मीटर, यहाँ भी 4/3 मीटर डिस्टेंस लेना है। कुछ ऐसे हो रहा है, देखिए यहाँ पर ये हमारा मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ये हमारा स्टार्टिंग है, t = 0 पर यहाँ था, t = 1 पर जो है वो कितना पर आया, 4/3 मीटर आया। फिर ये वापस गया, यहाँ से ऐसे आया और फिर यहाँ से वापस गया, t = ये 2 पर भी है, 2 नहीं, कितना पर, 3 पर भी, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 है। अब उसके बाद में फिर यहाँ से चलना शुरू किया, और t = 5 पर कहीं है इधर, तो ये दोनों का हमें ऐड करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर 0 दे रहा है डायरेक्ट इंटीग्रेशन करने से, क्योंकि डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमें डिस्प्लेसमेंट देता है, डिस्टेंस नहीं देता। एनीवे, अब चलते हैं लास्ट पार्ट, S3 VT dt। कहां से कहां तक जाना है, 3 to 5 तक, ये 5 है। सिंपली ये वाला वैल्यू लिखेंगे, इंटीग्रेशन तो ऑलरेडी कर चुके हैं। 3 to 5, 5 का वैल्यू रखते हैं, कितना हुआ 125/3, ये 50 - 15 माइनस 3 का वैल्यू तो यहाँ निकाले थे ना, अपर लिमिट जो था ये वो 0 है, 3 वाला अपर लिमिट निकाले हुए यहाँ पर। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 125/3 - 35,
20/3 कितना मीटर आया S3 का वैल्यू। और इसलिए टोटल डिस्टेंस जो है वो तीनों को ऐड कर देना होगा, हमें मिल जाएगा S1 प्लस S2 प्लस S3, 4/3 प्लस 4/3 और अब है 20/3, 28/3, सो 9.33 मीटर। ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 3, ये आपका आंसर। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A block of mass small m is placed on a rough inclined plane with angle of inclination theta. ये थीटा है। The coefficient of static friction between the block and the plane is mu s. ठीक है। A force F is applied horizontally to the block. For the block to remain stationary, the maximum force F. ये हमारा ब्लॉक है, ठीक है। और इस ब्लॉक पर दो फोर्स तो ऑलरेडी लग रहे हैं, एक इसका वेट और इसके कांटेक्ट में है तो नॉर्मल रिएक्शन, ये दो फोर्सेस लग रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि एक फोर्स लगाना है F, अब मैक्सिमम फोर्स बताना है कि ये चले नहीं। मान लीजिए ये यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, और ये अपने आप चल रहा है, बिना कोई फोर्स लगाए ही चल रहा है, तो वो फोर्स नहीं बोल रहा है। अब मान लीजिए नहीं चल रहा है, ये फ्रिक्शन इतना ज़्यादा है कि अपने से नहीं चल पा रहा है, और यदि हमने फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बोला लगाने की, इस डायरेक्शन में लगा दिया, तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा कि चलने के लिए? बहुत थोड़ा फोर्स लगाएंगे तो चलने लगेगा। लेकिन ज़्यादा फोर्स का बात कर रहा है तो हमें इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना चाहिए। इस डायरेक्शन में जब फोर्स लगाएंगे तो वो नहीं चलेगा, ठीक है, शुरू में। लेकिन बहुत ज़्यादा ये फोर्स हो जाएगा तो उसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, इस फोर्स का। ये थीटा है, ये होगा थीटा 90 डिग्री, ये हो गया थीटा। ये जो फोर्स लगाए हैं इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, और ये कंपोनेंट जो है इसका फ्रिक्शन, यदि उधर फोर्स लग रहा है ऊपर जाना चाहेगा तो फ्रिक्शन जो है सो इधर लगेगा, और इसका एक कंपोनेंट भी इधर है mg sin थीटा। जब mg sin थीटा और फ्रिक्शन दोनों से f cos थीटा ज़्यादा हो जाएगा, मतलब f बढ़ाते जा रहे हैं, एक समय आएगा जब f cos थीटा का वैल्यू f और mg sin थीटा से ज़्यादा हो जाएगा। f है इसका फ्रिक्शन फोर्स Fs, जिसका वैल्यू होता है म्यू एन, म्यू एस एन, और म्यू एस एन कितना है, एन आपको निकालना पड़ेगा यहाँ से। mg का एक कंपोनेंट इधर आ गया mg cos थीटा, और f का कंपोनेंट आ गया f cos, उधर आ गया तो साइन इधर थीटा। तो हमें f का वैल्यू जो है मैक्सिमम बताना है। देखिए n यहाँ पर जो है, सो यदि हम परपेंडिकुलर मोशन देखें, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन, हम हमेशा दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन देखते हैं। तो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन में देखें कोई मोशन नहीं है, तो n को काउंटर बैलेंस कर रहा है f साइन थीटा प्लस mg cos थीटा। और पैरेलल में देखें, पैरेलल में प्लेन के, तो यहाँ पर भी ये चल नहीं रहा है, मैंने मैक्सिमम फोर्स लगाने बोल रहा ना, उससे ज़्यादा लगाएंगे तो चलने लगेगा। तो अभी जो मैक्सिमम फोर्स लगाए हैं वो इतना है कि जस्ट चलने का सिचुएशन में है, और ऊपर चलेगा, फोर्स हम इधर लगाएं तो ऊपर चलेगा। तो वो f cos थीटा जो है वो बैलेंस करेगा fs को और mg sin थीटा को। f का वैल्यू निकाल देना है, यही मैक्सिमम वैल्यू हम अभी लगा रहे हैं। f cos थीटा, fs की जगह पे क्या लिखें, यहाँ देखिए n का वैल्यू देखना होगा, m sin थीटा प्लस mg cos थीटा। fs की जगह पर लिख रहे हैं म्यू s f sin थीटा प्लस mg cos थीटा प्लस mg sin थीटा। f का वैल्यू निकाल लीजिए, वही आपका आंसर है। f यहाँ पर है, f यहाँ पर है, उसको लेफ्ट साइड में ले गए, f cos थीटा माइनस ये म्यू s sin थीटा, म्यू s sin थीटा, क्या बच गया राइट साइड में, म्यू s टाइम्स mg cos थीटा, mg दोनों में कॉमन है, बाहर कर लेते हैं, प्लस साइन थीटा, और mg बाहर है, कर लेते हैं, यहाँ भी mg है, यहाँ भी mg है। तो f का वैल्यू कितना आ गया mg म्यू s cos थीटा
कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। यही आपका आंसर है। अच्छा, आंसर 10 में दिया है, तो 10 में दिया है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं कॉस थीटा से। तो ये आ गया म्यू एस प्लस साइन बाय कॉस टेन थीटा, ये आ गया 1, ये आ गया म्यू एस टेन थीटा। एफ जो है सो इस तरह से आ गया। एम जी आप इसको ए भी कर सकते हैं, टेन थीटा प्लस अल्फा, अल्फा की जगह पर आप लिख सकते हो ये 10 ए प्लस बी के फॉर्म में आ गया है, टेन इनवर्स म्यू एस, इस तरह से भी लिख सकते हो आप। एम जी टेन थीटा प्लस यहाँ पर टेन इनवर्स म्यू एस, यहाँ इसको एंगल हमने टेन थीटा लिख दिया, तो ये टेन ए प्लस टेन बी माइनस वन माइनस टेन ए टेन बी, जो टेन ए प्लस बी होता है। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। म्यू एस प्लस टेन थीटा, म्यू एस प्लस टेन थीटा, वन माइनस म्यू एस टेन थीटा, ऑप्शन नंबर 1, ये आपका आंसर है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L एंड मास M इज हैंगिंग फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट। ये स्ट्रिंग जो है सो मासलेस नहीं है, इसका लेंथ है, लेंथ भी है और मास भी है। ये ब्लॉक ऑफ मास M, सेम मास, जो मास इस स्ट्रिंग का वही मास है M का, इसको रोप कहना चाहिए मास से, स्ट्रिंग से बेहतर। अटैच टू द फ्री एंड ऑफ द स्ट्रिंग्स। ओके, जमीन ये है आपका, यहाँ पर मान लीजिए ये रस्सी जैसा है, रस्सी है, और इसमें जो है सो एक मास यहाँ पर हैंग कर रहा है, और इसका भी मास है M और लेंथ है L। द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट हैज फॉलन टू L/2। अब क्या करते हैं इसको, ये देखिए ऐसे है, वो पहला कंडीशन दिखाने के लिए रख दिए हैं। अब इसको जो है सो रिलीज करते हैं, यहां से इसको सपोर्ट काट देते हैं, ये क्या हो जाएगा, नीचे गिरने लगेगा, और नीचे गिर के कहां पर आएगा, बोला कि जब वो L/2 ट्रेवल कर चुका है, ये आधा है, ये यहां तक आ चुका है, ऐसे इस सिचुएशन में आ चुका है। ठीक है, अब इसका स्पीड बताना है। एज्यूम द स्ट्रिंग इज यूनिफॉर्म एंड इनएक्सटेंसिबल, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट हैज डिसेंडेड बाय L/2। इसका स्पीड कितना है, अब ये पूछ रहा है। तो देखिए ये स्टैटिक है, स्टेशनरी है, यहाँ पर रुका हुआ है, इसको मैंने काट दिया, चलना शुरू किया, और ये चल रहा है इधर यहाँ पे भी स्पीड से, जब ये L/2 कट चुका है। ये जो है सो L/2 है, तो ये भी है आपका L/2 होगा, ये भी L/2 है। तो ये जब ब्लॉक L/2 चल चुका है तब इसका कितना मोशन होगा। अब देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन इसलिए है कि यहाँ पर हमें क्या देखना है, ये जब नीचे उतर रहा है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हो रहा है, कम पड़ रहा है, और जो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा वही गेन हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का। और यहाँ पर स्पीड जो है सो सबका सेम होगा, इसका भी वही स्पीड है जो इस स्ट्रिंग का स्पीड है, क्योंकि स्ट्रिंग लूज नहीं हो सकता, रस्सी भी है, मास है, तो लूज नहीं हो सकता, ये उसको कभी लूज नहीं होने देगा, नीचे जाएगा। ऐसा हो सकता था, लूज हो सकता था, ये मान लीजिए आप बहुत बड़ा कर देते, इतना बड़ा कर देते कि बॉयंसी फोर्स जो है इस पर ज़्यादा लगता है, इस पर कम लगता है, तब ये धीरे चलेगा, ये तेजी से चलेगा, तब ये लूज हो जाएगा। लेकिन वो सिचुएशन नहीं है, बहुत ही आइडियल सिचुएशन है, बहुत ही सिंपल सिचुएशन है कि यहाँ पर हम बॉयंसी फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स वगैरह वगैरह सब इग्नोर कर रहे हैं। तो सिंपली हमारा यहाँ पर जो स्ट्रेटेजी है वो ये है कि लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है। लॉस कितना हुआ, टोटल मास जो है, मास टोटल कितना है, ये स्ट्रिंग भी M/2 से नीचे आया, और ये मास भी M/2 से नीचे आया, L/2 से नीचे आया, दोनों ही। तो स्ट्रिंग और ये ब्लॉक का मास दोनों ही L/2 से नीचे आया, इतना तो लॉस हो गया उसका एनर्जी। गेन कितना किया काइनेटिक एनर्जी, दोनों ही का स्पीड सेम है, पहला का और दूसरा का दोनों ही का स्पीड, स्ट्रिंग ये है और ये ब्लॉक है, ये दोनों ही का स्पीड सेम है, वो v² है, v का वैल्यू बताना है।
एम प्लस एम खत्म, भी कितना आ गया, ये 2 भी खत्म, ये जी एल आ गया, स्क्वायर रूट ओवर जी एल। ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर स्क्वायर रूट ओवर जी एल 1। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सर्कुलर प्लेट of uniform thickness has radius capital R. A circular hole of radius R by 2 is cut out from it. The center of the hole is at a distance R by 2. ये मान लीजिए आपका सर्कुलर है और ये आपका सेंटर है, यहाँ से इसका रेडियस R है, R by 2 पर जो है at a distance R by 2 from the center of the original plate. R by 2 रेडियस का एक प्लेट को कट किया गया है, मतलब कुछ ऐसे, ठीक है। इसको कट करके निकाल दिया गया, जो बच गया आपका वो ए वाला एरिया बच गया है। इसका पूछ रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। इसको हम कहते हैं नंबर 2, इसको कहते हैं नंबर 1। सेंटर ऑफ मास बताना है, इस रिमेनिंग पार्ट में कि 2 का सेंटर ऑफ मास बताना है। सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 कितना होगा, तो देखिए ये दोनों, इसका पहला पार्ट का और दूसरा पार्ट का यदि सेंटर ऑफ मास हम निकालेंगे तो कहाँ होगा, ये ओरिजिन पर होगा, 0 0 होगा। तो हम ऐसे निकालते हैं सेंटर ऑफ मास टोटल, कैसे निकाल सकते हैं, तो इसका पहला का सेंटर ऑफ मास प्लस दूसरा का सेंटर ऑफ मास, पहला का सेंटर ऑफ मास को हम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसका मास से, इसका मास को हम कहते हैं m1, और दूसरा का सेंटर ऑफ मास को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा m2 से, डिवाइड कर देंगे m1 प्लस m2 से। बहुत सिंपल, हम सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगा रहे हैं m1 r1 प्लस m2 r2 बाय m1 प्लस m2। r क्या है, अब यहाँ पर ये पूरा जो ब्लॉक है उसको हटा करके हम सिंपली उसका सेंटर ऑफ मास पर एक पॉइंट पार्टिकल रख रहे हैं, और उसके बाद में हम जो फॉर्मूला लगा रहे हैं वो पॉइंट पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास का लगा रहे हैं। सेंटर ऑफ मास टोटल जो है वो कितना आया, वो 0 पर 0 0 0 पर है, वो m1 प्लस m2 इधर आके सबको 0 ही कर देगा, राइट। इधर m1 सेंटर ऑफ मास 1 का कितना है, 1 का मास सेंटर ऑफ मास है r बाई 2, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट 0, ये y कोऑर्डिनेट है, प्लस m2 जो है a, उसका सेंटर ऑफ मास क्या है वो हमसे पूछा जाए, हमें बताना है, तो उसको क्या लिखूं मैं यहाँ पर cm2, ठीक है, उसका x कोऑर्डिनेट cm2, जस्ट उतना कौन लिखेगा, मैं सिंपली लिख देता हूँ सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 का, बस। अब लेफ्ट साइड में क्या हो गया, जस्ट 0 हो गया। राइट साइड में क्या है, m1 r बाई 2 0, प्लस यहाँ पर हम देख ही सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास जो सेकंड का है वो भी 0 ही पर ही होगा, y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट पर ही सेंटर ऑफ मास कहीं होगा, क्योंकि इसमें y कोऑर्डिनेट है नहीं, इसमें भी y कोऑर्डिनेट है नहीं, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 का x कोऑर्डिनेट और ये है 0। अब यहाँ से केवल x कोऑर्डिनेट जो आपको दिख रहा है उसको कंपेयर कीजिए, इधर 0, इसका x कोऑर्डिनेट m1 r बाई 2, इसका x कोऑर्डिनेट m2 com2, उसका x कोऑर्डिनेट, और यहाँ से आपको मिल गया सेंटर ऑफ मास ऑफ ब्लॉक 2 रिमेनिंग पार्ट का x कोऑर्डिनेट कितना है, माइनस m1 बाय m2 r बाई 2। अब यदि केवल आपको मास पता चल जाए तो आप तुरंत बता सकते हो। अब मास कितना है, यहाँ पर मास जो है तो किसके प्रोपोर्शनल है, एरिया के, क्योंकि ये डिस्क है, तो मास जो है m1 कितना हो जाएगा, m1 बाई m2 बोला ना, तो m1 मतलब ये पहला वाला ब्लॉक का एरिया कितना है, पाई r बाई 2, और दूसरा जो ब्लॉक है उसका टोटल है पाई r स्क्वायर, उसमें से पाई इसका एरिया हटा देंगे, यही इसका मास हो गया। आप चाहते तो यहाँ पर सरफेस डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशियो निकाल रहे हैं ना। तो कितना आया, पाई तो चला गया, ये आया r स्क्वायर बाय 4, और ये कितना हो जाएगा, ये 3r स्क्वायर बाय 4। ये ऊपर वाला यदि r स्क्वायर बाय 4 है तो ये हो जाएगा जस्ट उसका 3/4 टाइम, तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 1/3,
जब यहाँ पर आ जाए तो सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 का निकल गया -1/3 टाइम्स r/2, सो आया -r/6। ये x कोऑर्डिनेट है, -r/6। तो टोटल यदि हम लिखें x y दोनों को साथ में लिखें ये रिमेनिंग के लिए, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, x कोऑर्डिनेट इसका है -r/6 और y कोऑर्डिनेट 0। ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर इतना जो y कोऑर्डिनेट लेके चले वो बेकार में था, क्योंकि शुरू में y कोऑर्डिनेट का सेंटर ऑफ मास का जो है पूरे ब्लॉक का, पूरे डिस्क का 0 पर है, और सेकंड जिसको हम काट के निकाले हैं उसका y कोऑर्डिनेट भी 0 पर है, तो ऑटोमेटिकली जो बच गया है उसका y कोऑर्डिनेट भी, सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट भी 0 पर ही होगा। तो हमें केवल x को लेके चलना था। आप इसको ऐसे बना सकते हो, और नहीं तो दूसरा तरीका जो है वो भी ये भी था कि आप इसको ऐसे भी बना सकते थे। आपको पता है कि ये आपका सेंटर ऑफ मास है, राइट, और एक मास इधर है m1 और इधर है दूसरा मास m2। ये हमारा यदि r1 डिस्टेंस है यहाँ से और इसका डिस्टेंस r2 है, तो हम सिंपली कहते हैं m1r1 इक्वल टू m2r2। यहाँ पर हमारा जो प्रॉब्लम था वो क्या था, ये जो पूरा डिस्क वगैरह था वो डिस्क को हम ऐसे कर सकते थे डील कि ये पूरा डिस्क का जो है सो सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, 0 पर है। ये पूरा डिस्क के लिए यहाँ पर है, ये जो छोटा वाला डिस्क है उसके बदले था ये r/2 पर, और जो बच गया वो कहीं यहाँ पर है, कहाँ पर है मुझे नहीं पता, उसको हम x कह लेते हैं, वही x हमसे पूछना था। इसका मास कितना है बचा हुआ का है m2, इसका मास है m1, और अभी अभी हम निकाल लिए कि मास जो है सो उसका एरिया का प्रोपोर्शनल है, तो ये 1/3 आया। तो यहाँ से सिंपली आप कह सकते हो m2 टाइम्स x इक्वल टू m1 टाइम्स r/2, और यहाँ से आपको x आ गया r/6। अब r/6 आ गया, ये ओरिजिन के लेफ्ट में आया, तो आप सेंटर ऑफ मास लिख सकते हो -r/6 और y कोऑर्डिनेट 0, क्योंकि y कोऑर्डिनेट का तो बात ही नहीं हो रहा है, ये केवल x कोऑर्डिनेट पर सारे के सेंटर ऑफ मास है। तो कैलकुलेशन आप ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, ये यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर of mass capital M and radius r is rolling without slipping on a horizontal surface with a linear velocity v0. It then rolls up an inclined plane to maximum height h. The angle of inclination of the plane with the horizontal is theta. The value of h is how much? ये देखिए आपका यहाँ पर जो है सो ये सॉलिड स्फीयर है, ये रोल कर रहा है और इसका सेंटर ऑफ मास का स्पीड है v0। ये है विदाउट स्लिपिंग, मतलब प्योर रोलिंग, और इधर चढ़ के इधर जा रहा है, राइट। यहाँ पर रुक गया, ये और ऊपर नहीं जा पा रहा, और ऊपर नहीं जा पा रहा है, इसका मतलब है इसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी 0 हो गया। इसका रोटेशन का क्या होगा, रोटेशन होता है ω/v/r। ये विदाउट स्लिपिंग मतलब प्योर रोलिंग के लिए हम v इक्वल टू ω/r ये वैलिड होता है। तो ओमेगा यहाँ से आ गया v/r, और ये v कितना हो गया 0, तो 0/r 0, मतलब ये ना ही आगे जा रहा है ना ही रोटेट कर पा रहा है, कुछ नहीं, बिल्कुल शांत हो गया, यहीं पर बैठ गया। और ये वाला जो हाइट है h वो हमसे पूछा है। अब देखिए यहाँ पर जो सिंपली कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी लगाएंगे, यहाँ पर जो एनर्जी है टोटल वही एनर्जी यहाँ पर है टोटल। यहाँ पर कितना एनर्जी है, केवल काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी कितना लिखते हैं, ½ v0²। ये ट्रांसलेशनल है, यदि इसमें हम ऐड कर दें रोटेशनल तो आ जाएगा 1 + I/mr²। ट्रांसलेशनल इतना है, और रोटेशनल को भी ऐड करेंगे तो ये वाला टर्म इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर कोई रोटेशन नहीं, कोई ट्रांसलेशन नहीं, काइनेटिक एनर्जी 0, जो भी है सो इसका पोटेंशियल एनर्जी है जो mgh है। और यहाँ से आपको मिल जाएगा h का वैल्यू कितना है, m यहाँ से खत्म, ये आ गया v0²/2g। 1 + I का वैल्यू कितना होगा, ये सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर के लिए ये अपने एक्सिस के अबाउट जो इसमें दिख रहा है एक्सिस, उसका डायमीटर के अबाउट में उसका
मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr²। ये खत्म हो गया तो कितना आया v²v0²/2g टाइम्स ए हो गया 7/5। तो टोटल आपको कितना मिला, हाइट v0² 7v0²/10g। ये आपका आंसर हो गया 7v0²/10g, ऑप्शन नंबर 3। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द वेलोसिटी ऑफ रिपल्स ऑन ए सरफेस ऑफ वाटर डिपेंड्स ऑन द देयर वेवलेंथ लैम्डा, डेंसिटी ऑफ वाटर रो एंड सरफेस टेंशन टी। द रिलेशन बिटवीन दिस क्वांटिटीज इज, व्हिच वन इज करेक्ट। तो देखिए, इसको बनाने का एक तो सिस्टमैटिक मेथड है जो हम दिखाएंगे इधर सिस्टमैटिक मेथड से, लेकिन बहुत समय जो है मेनी टाइम्स सिस्टमैटिक मेथड से बेहतर है नॉन सिस्टमैटिक मेथड। उसमें क्या करते हैं हम सिंपली जो है सो देखते हैं, ये भी जो है, ये देखिए t/ρ लैम्डा है, यहाँ पर उसका उल्टा है t/ρ लैम्डा, यहाँ पर भी बिल्कुल वही है, राइट, बिना स्क्वायर रूट के है। यहाँ पर थोड़ा अलग है, 3 जगह में t/ρ लैम्डा दिखा रहा है। हम देखते हैं कि t/ρ लैम्डा कैसा दिखता है, इसका डायमेंशन कैसा है, कितना डिफर कर रहा है वेलोसिटी से। टी है क्या, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन में मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये डेंस क्या है, डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब L3, लैम्डा लेंथ है, ये हो गया आपका। फोर्स कितना है, mlt-2, L3/ml2, m खत्म, कितना बचा यहाँ पर, ये आ गया L4, सो L2t-2, ठीक है, इतना इसका डायमेंशन है। यदि इसका स्क्वायर रूट हम ले लें तो सिंपली हमें क्या देगा, Lt-1, यही तो वेलोसिटी का भी है, यही तो वेलोसिटी का भी डायमेंशन है, तो यही आपका आंसर हो गया। यहां पर देखिए, इसको रिवर्स किया नहीं चलेगा, यहां पर बिना स्क्वायर रूट का है वो भी नहीं चलेगा, और ये तो बिल्कुल अलग है, यही आ गया हमारा, तो बस यहीं से कह सकते हैं, सिस्टमेटिक बनाने की जरूरत नहीं है। यदि आप सिस्टमेटिक बनाना चाहते हैं तो आप कहेंगे कि ओके भी जो है सो प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल को हटा देते हैं, कोई कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट को भी हटा देते हैं। यहाँ पर डायमेंशन जो भी का है वो होगा, 3 क्वांटिटी हमारे पास है ना, तो टेंशन का डायमेंशन A, रो का डायमेंशन B, और तीसरा क्या था, लैम्डा का डायमेंशन C। ये बराबर इधर हो गया Lt-1। यदि हम वेलोसिटी का डायमेंशन लिखे तो ये फोर्स पर यूनिट लेंथ है, फोर्स मतलब mlt-2 पर यूनिट लेंथ, इसका डायमेंशन A, रो मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसका डायमेंशन B, और लैम्डा L, इसका डायमेंशन C। यदि इसे हम सिंप्लीफाई करें, ये खत्म हो गया, m का डायमेंशन कितना है, A यहाँ पर B है, L का डायमेंशन यहाँ पर -3b है, यहाँ पर +c है, इधर नहीं है, और t का डायमेंशन यहाँ -2a है और कहीं कुछ नहीं है। अब दोनों का डायमेंशन दोनों साइड में हम यदि कंपेयर करें तो हमें मिल जाएगा a + b कितना, m का डायमेंशन राइट साइड में a + b है और लेफ्ट साइड में 0 है, इक्वेशन 1। ये आपको बोल रहा है कि a और b एक दूसरे का मैग्नीट्यूड में सेम और साइन में अलग है। यहां से -3b + c = 0, इसका मतलब है c = 3b, और तीसरा c = -1, ये गलत है, यहाँ 1 होना चाहिए। तो ये 2 इक्वेशन और ये 3 इक्वेशन, अब 3 इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए और आपको जो है सो आंसर मिल जाएगा। तो देखिए c का वैल्यू 1 आ गया है, यहाँ से आपको जो है सो 2 से क्या मिल जाएगा, b मिल जाएगा। यहाँ से चलते हैं, रिवर्स में चलेंगे, c यहाँ पर दिया हुआ है तो b कितना आ गया, b आ गया c - 1 / 3। c कितना है, c है -1 तो -2/3, नहीं समथिंग रॉन्ग है, गलती यहाँ पर है,
टी का यदि डायमेंशन आप देखो तो -2a इधर -a के बराबर है। इसका मतलब है a जो है सो आपका हाफ आ गया, और ये a जब आपका हाफ आ गया तो यहाँ पर जो है आपका b यहाँ से मिलेगा। ये जो है सो a जो है सो -b के बराबर है। तो a हाफ आ गया, b माइनस हाफ आ गया। c यहाँ से देख लीजिए, c जो है 1 - 3b बाय जस्ट 1 - 3b और कुछ नहीं, बाय 1। तो 1 - 3b, b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है -हाफ। तो ये कितना हो गया, ये आ गया 2, c का वैल्यू 2 आ गया। नहीं, अलजेब्रा में गलती हो रहा है, c इक्वल टू 1 + 3b है, 1 + 3b है। तो ये आ गया आपका माइनस, ये आ गया -हाफ। सब पता हो गया, c -हाफ, a +हाफ, b -हाफ। और अब आप जो है सो बता सकते हो इसका वैल्यू। तो स्टार्ट किए थे v का, v जो है सो प्रोपोर्शनल हो जाएगा t का पावर 1, टेंशन जो है पावर a, एक मतलब है हाफ, b रो का पावर b का मतलब -हाफ, और c नहीं है यहाँ पर, क्या है ये, c किसका पावर है, लैम्डा का पावर -हाफ। तो सब मिला के आप लिख सकते हो t ऊपर में, रो लैम्डा नीचे, पावर हाफ। ये आपका आंसर आ गया। इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, इसीलिए हम नॉन सिस्टमैटिक मेथड बनाते हैं, क्योंकि इसमें कम टाइम में बन जाता है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये ब्लॉक ऑफ मास m is connected to a spring of stiffness k and negligible mass. The block is placed on a rough horizontal surface. The coefficient of kinetic friction between the block and the surface is mu k. The spring is initially stressed by x naught. ये यहाँ पर ब्लॉक है और ये आपका स्प्रिंग है। इस स्प्रिंग को फिक्स रखना पड़ेगा तभी स्ट्रेच कर सकते हैं, नहीं तो कैसे इसको स्ट्रेच करेंगे, पकड़ कैसे मूव करेंगे तो स्ट्रेच नहीं होगा। तो ये इसका नेचुरल लेंथ है, और ए आपका जो है x0 जो है स्ट्रेचमेंट है, इसका स्ट्रेच किया गया है फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ, एंड द ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। यहाँ से छोड़ दिया गया, यहाँ पर इसका वेलोसिटी 0 है, छोड़ दिया गया। व्हाट इज द मैक्सिमम कॉम्प्रेशन। अब क्या होगा कि यहाँ पर ये सिचुएशन ऐसा होगा, ये यहाँ से आएगा कुछ ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक जो है सो ये आपका x आएगा, जो कि ये कॉम्प्रेशन है। देखिए पहले ये था इतना दूर तक एक्सटेंड किया हुआ था, अब इधर अंदर चला गया, तो इतना दूर तक इस इंड से है एक्चुअली, यहाँ से कैसे इसको देखें, तो शुरू में ये जो था या ये इतना था एक्सटेंड, अब ये कहाँ पर आ गया, ये देखिए ये आपका जो है ये ये जो दिख रहा है ये आपका कॉम्प्रेशन है। तो वही कॉम्प्रेशन पूछ रहा है, नेचुरल लेंथ, इसका सब्सिक्वेंट मोशन में कितना होगा कॉम्प्रेशन, ये बताना है आपको। कैसे बनाएंगे इसको, इसको बनाने के लिए जो है सो हमें क्या करना होगा, यदि मान लीजिए हमारे पास ये जो फ्लोर है वो स्मूथ होता है, तब तो जितना कॉम्प्रेशन था उतना ही, जितना एक्सटेंशन था उतना ही कॉम्प्रेशन होता है, और x का वैल्यू हम सीधे कह देते कि भाई x0 है। यदि इसमें ये स्मूथ रहता, मतलब फ्रिक्शन में कोई एनर्जी लॉस नहीं होता, तब कह सकते थे, राइट। लेकिन फ्रिक्शन में एनर्जी लॉस हो रहा है, यहाँ से चल के जब यहाँ तक आया है तो ये कितना चला है, देखिए ये कितना चला, ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है x0 + x। ये इंड यहाँ पर था, ये इंड यहाँ पर आया, ठीक है। तो ये अब जब यहाँ से यहाँ तक आया तो ये x0 + x है। पहली बात कि एक्सटेंशन जो था x0 वो वापस आया, नेचुरल लेंथ में आ गया। अब उसके बाद कॉम्प्रेशन x है वो चला लेफ्ट में, तो दोनों मिलाकर वो x0 + x जो है चल लिया है। और इतना डिस्टेंस चलने पर जो है सो कुछ एनर्जी यहाँ पर लॉस्ट होगा, एनर्जी लॉस्ट इन फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के अगेंस्ट चल रहा है, लॉस होगा। तो यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, हम कह सकते हैं सिंपली
कि एक्सटेंडेड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या कहते हैं, शुरू में कितना एनर्जी था, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। यही एनर्जी जो है सो कन्वर्ट हो गया इसका फिर से स्प्रिंग एनर्जी में। जब यहाँ पर आया कंप्रेशन आया तो ये शुरू में एनर्जी इसके पास जितना है यहाँ पर, वही एनर्जी यहाँ पर उसी का पार्ट कन्वर्ट हो गया, और जो थोड़ा बहुत एनर्जी नहीं कन्वर्ट हो पाया वो चला गया हीट में, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में। और फ्रिक्शन के अगेंस्ट में कितना वर्क डन चला गया, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में चला गया। या फिर आप यहाँ पर चाहते तो लगा सकते थे वर्क एनर्जी थ्योरम, क्योंकि वो सब कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए काम करता है। फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, उसके अगेंस्ट यहाँ पर काम करना पड़ रहा है। और ये इसमें जो एनर्जी आ रहा है वो सारे कंजर्वेटिव फोर्स हैं, स्प्रिंग फोर्सेस हैं। तो एक तरीका ये देखने का हुआ, ये हमें आसान लगता है राइट। आप यदि चाहते तो वर्क एनर्जी थ्योरम से भी एग्जैक्टली सेम चीज ला सकते थे। वर्क एनर्जी थ्योरम आप यूज कीजिए। क्या कहता है वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसका काइनेटिक एनर्जी जीरो है, चेंज भी जीरो है, शुरू में भी काइनेटिक एनर्जी जीरो, बाद में भी काइनेटिक एनर्जी जीरो, ये दोनों ही जीरो है, जीरो माइनस जीरो जीरो। तो वर्क डन जो है सो बाय स्प्रिंग जो है कितना काम किया, प्लस वर्क डन बाय जो फ्रिक्शन कितना काम किया, ये दोनों मिला के जीरो होगा। स्प्रिंग कितना काम किया है, स्प्रिंग काम किया है, शुरू में काम किए हुए था एक्स नॉट स्क्वायर, और बाद में ये जो काम किया है वो है हाफ एक्स स्क्वायर। यहां पर इसको ऐसे लिखते हैं, एक बार अभी एक स्टेप और लिख लेते हैं। ये स्प्रिंग जो फोर्स है वो कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है, और जब कंजर्वेटिव फोर्स काम करता है तो उसका एनर्जी घट जाता है, ये घट गया एनर्जी, प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हुआ, उसको उस साइड ले चलते हैं, तो इसको लिख सकते हैं यू एफ माइनस यू आई इक्वल टू वर्क डन बाय फ्रिक्शन, राइट। और वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना है, ये हुआ फ्रिक्शन फोर्स माइनस म्यू एम जी, और चला कितना x प्लस एक्स नॉट, और यहाँ पर ये काइनेटिक एनर्जी बाद में कितना है, हाफ के एक्स स्क्वायर, और पहले कितना है हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। ये दोनों एक्जैक्टली सेम है। यहाँ पर जो है सो डब्ल्यू देख सकते हैं, यू एफ हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, एग्जैक्टली सेम है। आप यहाँ पर अभी आएगा तो देखिए, देख लीजिएगा बिल्कुल सेम आएगा। अभी पहले इसको लिख लेते हैं, यहाँ पर वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन है और यहाँ पर वर्क डन बाय फ्रिक्शन है, तो दोनों में तो अलग अप्रोच है यहाँ पर, लेकिन आंसर आपको सेम आएगा दोनों से। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन कितना काम किया, म्यू एम जी एक्स प्लस एक्स नॉट, ये आपका वैल्यू है। यहाँ वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन काम कर रहा है, फ्रिक्शन किधर लग रहा है, आप चल रहे हो इधर, फ्रिक्शन लग रहा है इधर, उसके अगेंस्ट काम कर रहे हो, आपका जो फोर्स है वो फ्रिक्शन के ऑपोजिट फोर्स है, इसलिए यहाँ पर हम माइनस नहीं लिखे हैं। वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो है सो माइनस आया, अब मेरा जो प्लस आया, क्योंकि वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन है यहाँ पर। अब देखिए दोनों सेम है, ये माइनस खा गया इसको, वन बाय हाफ एक्स नॉट स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्जैक्टली सेम है। तो ये आपको जो है इक्वेशन दे रहा है, आप बस इसको सॉल्व कीजिए और एक्स प्लस एक्स नॉट का वैल्यू, नहीं एक्स का वैल्यू निकालिए। तो आपको क्या लग रहा है कि आप देखने से इसको, आपको लग रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन आप ध्यान से देखिए तो आपको चार टर्म ही इसमें है, दो टर्म में एक्स है और दो टर्म में एक्स नॉट है, और वो दोनों ही एक्स स्क्वायर का टर्म है। क्यों ना हाफ सबसे हटा लें हम यहाँ से, हाफ और के भी हटा लेते हैं, तो ये होता है कि एक्स नॉट स्क्वायर, ये होता है एक्स स्क्वायर, ये हो जाता है टू एम म्यू एम जी बाई के, यहाँ पर हो गया एक्स और ये हो गया टू म्यू एम जी बाई के, ये हो गया एक्स नॉट। अब दोनों एक्स स्क्वायर को एक साथ रखते हैं और एक्स नॉट स्क्वायर को एक साथ रखते हैं, ठीक है। एक्स नॉट स्क्वायर माइनस टू म्यू
एम जी बाई के एक्स नॉट, और राइट साइड में आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2 म्यू एम जी बाई के एक्स। अब देखिए ध्यान से, यदि इसको आप, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में है, प्लस बी हम ऐड कर देते हैं, दोनों तरफ ऐड करेंगे, अनफेयर नहीं, एकदम फेयरली दोनों तरफ ऐड करेंगे। ए स्क्वायर 2 यहां पर आ गया, ए बी, तो 2 ए यहां पर है, ए बी हो गया टर्म, इसको हम ऐड कर रहे हैं, 2 एम जी बाई के का स्क्वायर इधर ऐड कर रहे हैं, एक्जेक्टली सेम यहाँ पर न्यू एम जी बाई के का स्क्वायर ऐड कर रहे हैं। ये भी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, यह है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो इसको आप लिख सकते हो एक्स नॉट माइनस म्यू एम जी बाई के का स्क्वायर, और ए आपका हो गया एक्स प्लस म्यू एम जी बाई के का स्क्वायर। स्क्वायर हटा देंगे, हम चिंता नहीं करेंगे यहाँ पर प्लस माइनस साइन का, क्यों? क्योंकि हमें पता है हमारा एक्स किधर है, हमें एक्स का जस्ट मैग्नीट्यूड चाहिए, उसका डायरेक्शन का प्रॉपर केस हमने कर लिया है, कंप्रेशन ही तो बताना है, यदि माइनस एक्स आया या प्लस एक्स आया उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक्स आ गया आपका एक्स नॉट, इसको उधर ले जाएंगे 2 म्यू एम जी बाई के, ये आपका वैल्यू हो गया। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं करना पड़ा, आपका आंसर हो गया एक्स नॉट माइनस 2 म्यू एम जी बाई के, ऑप्शन नंबर 1। तो आपने देखा इसमें कि हमने कुछ भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं किया, ये ज़्यादा लेंदी नहीं था। और आपको मैंने यहाँ भी दिखाया कि यदि आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे तो थोड़ा ज़्यादा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और मैंने यहाँ पर जो लगाया जस्ट अपना कॉमन सेंस लगाइए। वर्क एनर्जी थ्योरम है क्या? कॉमन सेंस ही तो है। आप अपना कॉमन सेंस लगाइए, तुरंत आपके पास वही क्वेश्चन आ जाएगा जिसको सॉल्व करके आपका आंसर आएगा। और यहाँ पर कॉमन सेंस ये है कि देखिए भाई, शुरू में ये एनर्जी हमारे पास है, बाद में इतना ही एनर्जी बचा, कुछ एनर्जी लॉस्ट हो गया। वो लॉस्ट कहाँ पर चला गया? वो लॉस्ट एनर्जी फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम करने में चला गया। तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट कितना काम करना पड़ेगा? ये वाला काम करना पड़ेगा प्लस में, क्योंकि फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। अब जो फोर्स हम लगा रहे हैं फ्रिक्शन के अगेंस्ट में, वो मोशन के डायरेक्शन में है। जैसे यहाँ पर आपने देखा, ये चल रहा है इधर, ये लग रहा है फ्रिक्शन इधर। जब इधर चल रहा है तो हम तो फोर्स इधर लगा रहे हैं, और चल भी इधर रहा है, तो चल भी उधर ही रहा है, और फ्रिक्शन और हम जो फोर्स लगा रहे हैं वो भी उधर ही लग रहा है। तो हम जो काम कर रहे हैं वो पॉजिटिव काम कर रहे हैं, फ्रिक्शन जो कर रहा था वो नेगेटिव अगेंस्ट है ना। लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम में आपको लिखना पड़ेगा कितना वर्क डन बाय फ्रिक्शन हुआ है, जो माइनस में देखिए यहाँ पर दिखा है। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस यहाँ पर यदि आप थोड़ा सा अवेयर हैं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 4 टर्म ही था, और 2 में एक्स है, 2 में एक्स नॉट है, और दोनों ही स्क्वायर के टर्म में है। हाँ, और दोनों ही में 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्म दोनों में है। जस्ट बी स्क्वायर हमने दोनों तरफ से ऐड किया और आपका वैल्यू आ गया। ऐसा करने से क्या है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं करना पड़ा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L एंड मास कैपिटल M इज हिंज्ड at one end of the and is free to rotate in a vertical plane. The rod is released from rest in a horizontal position. Okay, कुछ ऐसे है, ये रॉड है और यहाँ पर हिंज है लगा हुआ, ठीक है। और कैसे दिखाऊं इसे मैं, मान लिया ऐसे कुछ सपोर्ट है ये, और ये हिंज लगा हुआ है। अब यहाँ पर जो है सो ये ऐसे मूव कर सकता है, राइट, ऐसे आ सकता है। ये सपोर्ट है अपना, कहीं पर होगा सपोर्ट ऐसा। इसका लेंथ L है और मास M है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द हिंज ऑन द रॉड जस्ट आफ्टर द इट रिलीज्ड? जैसे ही यहाँ पर छोड़े हैं इसको, इमीडिएटली आफ्टर दैट कितना इस पर जो है ये हिंज, इस पर कितना फोर्स लगाएगा? तो देखिए, हिंज इस पर 2 फोर्स लगाएगा, एक तो कॉन्टेक्ट में है तो इधर लगाएगा, ठीक है, और उसके बाद जब इधर घूमने लगा है थोड़ा सा फोर्स तो इधर लगेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, जो इसका वेट को संभालेगा, ठीक है। जब तक ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है केवल ए फोर्स, हिंज जो फोर्स लगा रहा है एक्स डायरेक्शन में। लेकिन जैसे ही छोड़ देंगे नीचे आने लगेगा, इसका वेट को थोड़ा सा संभाल तो रहा है, नहीं नीचे तो गिर नहीं रहा है, हिंज में लटक के घूम रहा है, ऑसिलेट करेगा, तो यहाँ तो कोई ना कोई फोर्स लगेगा, और वही फोर्स तो जो है इसका वेट को बैलेंस करेगा, HY है। तो 2 फोर्सेस लगा रहे हैं हिंज इस पर, और
दो फोर्सेस लगा रहे हैं और इस पर और कौन सा एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, केवल mg और कुछ नहीं। तो यहाँ पर दो हम इक्विलिब्रियम देखेंगे, इक्विलिब्रियम नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि दो डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे हैं और दोनों डायरेक्शन में किस तरह से मोशन हो रहा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगा देंगे और एच एक्स और एच वाई का वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद हम स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों का स्क्वायर करके। जो हिंज जो फोर्स लगा रहा है वो है एच एक्स स्क्वायर प्लस एच वाई स्क्वायर, यही वैल्यू है आपका। ये बात कर रहा है इमीडिएटली आफ्टर रिलीज, कहीं पर लिखा है व्हाट इज मीनिंग फोर्स आफ्टर इट इज रिलीज्ड, जैसे इसको रिलीज किया है वैसे फोर्स की बात कर रहा है। तो यदि हम इसको x कहें, इसको y डायरेक्शन कहें, तो इसको हॉरिजॉन्टल मोशन में जो है x डायरेक्शन में हम यदि देखें, फोर्स इक्वल टू मास टाइम एक्सलेशन लगाएंगे। फोर्स कितना लग रहा है, hx लग रहा है। मास कितना है इसका, m है। इस पर कोई और फोर्स लग रहा है क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, नहीं, केवल जो है हिंज जो लगा रहा है वही hx है। और इस x डायरेक्शन में किस एक्सलेशन से चल रहा है, x डायरेक्शन में कहाँ चल रहा है, इमीडिएटली आफ्टर रिलीज की बात कर रहे हैं। उसका कोई भी कंपोनेंट जो है इधर नहीं आएगा क्योंकि जस्ट अभी चीज को छोड़ा ही गया है। तो एक्सलेशन x डायरेक्शन में क्या है, 0, तो hx का वैल्यू 0 है। जो कुछ भी है वो hy है। hy क्या करता है, hy क्या करता है, देखिए ये जो है y डायरेक्शन में, देखिए hy का क्या करता है, इसको एच वाई ऊपर फोर्स लग रहा है और एम जी नीचे लग रहा है, एम जी माइनस एच वाई, ये हो जाएगा मास टाइम एक्सलेशन अलोंग वाई डायरेक्शन। जैसे छोड़ दिए ये नीचे तो आ रहा है, एम जी जो है नीचे आ रहा है, किसी एक्सलेशन से आ रहा है, वो जी से आ रहा है या उससे कम से आ रहा है, कम से ही आएगा क्योंकि इस पर तो कोई रेस्ट्रिक्शन है। यदि रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता तो ये कैसे आता, जी से आता, लेकिन रेस्ट्रिक्शन है तो उससे थोड़ा कम से आएगा। कितना है रेस्ट्रिक्शन, वहाँ से एच वाई हमें पता चल जाएगा। यदि इसका हमें लीनियर एक्सलेशन पता चल जाए तो हमें उसको पता चल जाएगा, लेकिन लीनियर हमें नहीं पता होगा, हम इस पर टॉर्क जो लग रहा है वो देख रहे हैं तो उससे एंगुलर एक्सलेशन पता चल जाएगा। टॉर्क जो लग रहा है वो कितना है, टॉर्क होता है आई अल्फा, राइट। और टॉर्क यहाँ पर इसके अगेंस्ट में जो लग रहा है वो कितना है, टॉर्क कौन लगा रहा है, एक एच वाई लगा रहा है, एच एक्स लगा रहा है, ये तो नहीं लगाएगा क्योंकि जहाँ यहीं पर हिंज है, ये पॉइंट इस पॉइंट से होकर पास कर रहा है तो ये लोग तो टॉर्क लगाएंगे नहीं। केवल एक ही फोर्स बचा है एम जी, जो वो लगा रहा है टॉर्क एम जी। और इस पॉइंट से लेकर यहाँ का जो मिनिमम डिस्टेंस है वो है L/2, उसको फोर्स आर्म कहते हैं। इतना टॉर्क लगा दिया, टॉर्क लगा दिया तो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट घूम रहा है, 1 in के अबाउट घूम रहा है, तो ml²/3। इसके अबाउट में ml²/12 था, लेकिन इस 1 in के अबाउट में ml²/3 है। और अल्फा हमें यहाँ से पता चल जाएगा, m एक तो चला गया और एक तो L भी चला गया, अल्फा यहाँ पर आ गया हमारा 3g/2l। अल्फा चला गया तो हमें निकालना क्या है, हमें लीनियर एक्सलेशन निकालना है। v इक्वल टू ओमेगा आर होता है ना, तो एक्सलेशन इक्वल टू अल्फा आर होगा। और a क्या है यहाँ पर, ये जो लीनियर है y के डायरेक्शन में, और अल्फा जो है हमें अभी निकाला, और r क्या होगा, r जो है सो आर्म लेंथ है ना। देखिए लीनियर एक्सलेशन हर जगह अलग अलग है, हमें इसका लीनियर एक्सलेशन चाहिए। हम जो सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं, ये सेंटर ऑफ मास जो है इधर किस, ये वाला जो लेंथ है यही लेना पड़ेगा ना, L/2। तो यहाँ पर जो इसका वेलोसिटी है वो निकालोगे तो ओमेगा L/2 आता है। एक्सलेशन निकालोगे तो एंग्लो एक्सलेशन टाइम्स L/2 आता है। इसका सेंटर ऑफ मास का हम बात कर रहे हैं, L/2। तो R जो है सो L/2 हुआ, L खत्म, 3g/4 आया। ये इमीडिएटली आफ्टर रिलीजिंग, ये एक्सलेशन है इसका नीचे के डायरेक्शन में, कितना है 70% है, 75% है जी का। फ्रीली गिरता तो ये जी से गिरता, राइट, लेकिन ये फ्रीली नहीं गिर रहा है, 75% जी का गिर रहा है क्योंकि हिंज लगा हुआ है ना, वो तो अपना काम करेगा, रोकेगा ऐसे। तो 75% से गिर रहा है, जी से नहीं गिर रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये एम जी माइनस एच वाई, मास है m, एक्सलेशन आया 3/4g, और यहाँ से एच वाई का वैल्यू आ गया आपका
mg माइनस 3mg/4, इसका मतलब है mg/4। ये आपका आंसर है mg/4। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A particular mass small m is projected with an initial speed v0 at an angle of theta with the horizontal. In addition to the gravity, a horizontal force F is equal to kVx acts on the particle, where k is a constant and vx is the instantaneous horizontal velocity. What is the time when the horizontal velocity becomes half of its initial value? प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा है, जैसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहां पर एक फोर्स लगा दिया है। शुरू में इसका कितना स्पीड है, u है, इधर थीटा है, तो यू एक्स कितना है, u cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यू वाई वर्टिकल कंपोनेंट, u sin थीटा है। इसका एक्सलेशन किधर है, y में कितना है, माइनस जी, हम ऊपर का डायरेक्शन को प्लस लेते हैं। ये x में एक्सलेशन कितना है, यूजुअली 0 रहता है, लेकिन इस केस में नहीं, समथिंग है नॉट 0, क्योंकि यहाँ पर फोर्स लग रहा है कि x डायरेक्शन में, यहाँ पर ये जो फोर्स लग रहा है वो है k vx, ठीक है। और vx है इसका इंस्टेंटेनियस x कंपोनेंट में जो वेलोसिटी है o। और आप देखिए यहाँ पर पूछा है कि कितना देर के बाद में इसका वेलोसिटी जो है सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हाफ हो जाएगा, हाफ, इसका मतलब घट रहा है, राइट। तो ये फोर्स को निगेटिव होना पड़ेगा। उसने वहां डायरेक्टली नहीं लिखा है F = -kx, क्वेश्चन में डायरेक्टली मैंने नहीं लिखा F = -kvx, लेकिन यहाँ पर आपको ये अपने से लगाना है कि -kvx होगा, नहीं तो वेलोसिटी बढ़ता चला जाएगा। और यहाँ वेलोसिटी हाफ का बात कर रहा है, ठीक है। आप ये जो फोर्स है x डायरेक्शन में, हम x डायरेक्शन में केवल कंसीडर कर रहे हैं, y डायरेक्शन में हम कुछ नहीं सोच रहे हैं। फोर्स जो है उसको लिख सकते हैं मास टाइम वेलोसिटी का क्या डिफरेंशिएशन, एक्सलेशन। और ये हम केवल x कंपोनेंट का बात करेंगे क्योंकि हम केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बातें कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो वर्टिकल को हम भूल जाते हैं। इक्वल टू -kvx m dvx/vx इक्वल टू -k/dt। अब दोनों तरफ जो है सो हम इंटीग्रेट कर देंगे। t = 0 पर कितना है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अभी निकाले थे, u cos थीटा। वो टाइम पूछा है जब ये वाला कंपोनेंट इसका हो जाएगा आधा। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, m को उस साइड ले जाएंगे, -k/m, dt का इंटीग्रेशन t हुआ, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो जस्ट t आया। यहाँ पर m तो ले जा चुके हैं, ये क्या आ जाएगा 1/vx का इंटीग्रेशन ln vx, वैल्यू रखते हैं पहले u cos θ/2 और फिर बाद में u cos θ। vs कितना है, पहले ये वैल्यू रखते हैं u cos θ/2, फिर माइनस लिखते हैं ln u cos θ इक्वल टू -k/mt। u cos θ/2 ये हो गया 1/u cos θ इक्वल टू -k/mt। u cos θ चला गया, ln 1/2 है, इसको -ln2 लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस में खत्म हो गया, और t आपका आ गया m/k ln 2। यही आपका आंसर है m/k ln 2, ऑप्शन नंबर 1। ओके, मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। ये स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट at a height h on a frictionless track है, no energy loss, that terminates in a horizontal portion। मतलब कुछ ऐसे, ये कुछ इस तरह से आ रहा होगा, इस तरह से ये ट्रैक है, इसका हाइट है h, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को, ब्लॉक को जो है सो छोड़ दिया गया। ये जब यहाँ पर आता है, the block slides down the track and then collides elastically with a larger block of capital mass at rest on the horizontal portion। इसके ये जो बड़ा सा ब्लॉक है कैपिटल M, उससे जाकर कोलाइड करता है। आफ्टर द कोलिजन
द लार्जर ब्लॉक, कोलिजन कैसा है, इलास्टिक है विथ ए लार्जर ब्लॉक। यहाँ हो गया लार्जर एम मूव्स एट ए स्पीड भी। अब कोलिजन यहाँ पे हुआ, देखिए यहाँ पे हम दिखाते हैं, कोलिजन दिखाएं। उसके बाद कोलिजन के बाद में ये जो है सो भी से चल रहा है, ये किस स्पीड से चल रहा है वही पूछा है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ स्मॉलर ब्लॉक स्मॉल एम इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन, कितना होगा ये बताना है। तो देखिए यहाँ ये है स्मूथ, तो यहाँ पर कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा। यहाँ एनर्जी है mgh, यहाँ एनर्जी है हाफ mv², मतलब यहाँ पर इसका जो वेलोसिटी है वो कितना है, वो है √2gh इसका वेलोसिटी। और इस वेलोसिटी के साथ इससे कोलिजन किया, इलास्टिक कोलिजन, नो एनर्जी लॉस। उसके बाद में ये v1 से चल रहा है, ये v2 से, ये v से चल रहा है, v उसने बोला है। v1 कितना होगा बता दीजिए। तो सिंपल क्वेश्चन अब ये क्या है, यहाँ से चला, ये सभी बेकार में हो गया। अब जो ये सभी जो ट्रांसलेट हो गया इसमें, बस इतना ही कि इसका स्पीड जो है, ये स्मॉल जो दिख रहा है ये ब्लॉक, वो √2gh है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये सिंपल कोलिजन प्रॉब्लम है, राइट। और कोलिजन में जनरल फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए कि इस तरह से जब कोलिजन होता है तो v1 का वैल्यू कितना होता है और v2 का वैल्यू कितना होता है। v1 का वैल्यू होता है m1 माइनस ई m2, जनरल फॉर्मूला m1 प्लस m2 प्लस 1 प्लस ई m2 u2 बाय m1 प्लस m2। और यहाँ पर इसको जस्ट रिवर्स कर देंगे, 1 प्लस ई m1 u1, यहाँ पर u1 लिखना भूल गए, ये u1 वाला टर्म है, ये u2 वाला टर्म है, प्लस यहाँ पर जो है सो रिवर्स करेंगे m2 माइनस ई m1, जस्ट इसको रिवर्स करना है, ये u2 वाला टर्म है, ठीक है। अब देखिए भी दिया हुआ है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है। सेकंड से चलते हैं, इसका स्पीड भी दे दिया है, ये भी हो गया। ई का वैल्यू 1 लिख देंगे, 1 प्लस 1 2, m1 कितना है, स्मॉल m है, u1 कितना है, √2gh है, दोनों को ऐड करेंगे, स्मॉल m प्लस कैपिटल M। u2 कितना है, ये शुरू में क्या था, ये u मतलब इनिशियल स्पीड, कोलिजन के पहले वाला, और v मतलब आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद वाला। तो कोलिजन के पहले u2 तो रुका हुआ था ना, तो ये 0 हो गया, तो ये आपका वैल्यू आया भी। यहां से आप चाहो तो निकाल सकते हो √2gh कितना हुआ, m प्लस कैपिटल M v बाय 2m। और इसके बाद में 1 से चलते हैं, हमसे जो पूछा गया है, हमसे ही पहले पूछा गया था, m1 माइनस ई m2, m मतलब स्मॉल m और m2 मतलब कैपिटल M, e का वैल्यू तो 1 है, और u1 इसके स्पीड जो है √2gh था, राइट, m प्लस m, और u1 तो 0 है, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, क्योंकि u2 0 है। और यहाँ से आपको वैल्यू मिल गया, ये √2gh यहाँ से रख दीजिए, स्मॉल माइनस m, ये इतना आया, इसका वैल्यू रखे m प्लस कैपिटल M v बाय 2m, ये खत्म। और ये आपका वैल्यू आया m माइनस m बाय 2m, ये आपका आंसर है। यहाँ पर देखिए यदि m वो जो है छोटा रहेगा कैपिटल M से, तो ये v1 जो है सो नेगेटिव होगा, मतलब कोलिजन के बाद में ये इधर न जाकर इधर आएगा, लेकिन मैंने जनरल टर्म लिखा है, स्मॉल m माइनस कैपिटल M, स्मॉल m बड़ा भी हो सकता है, तो आपका आंसर कौन सा आया, स्मॉल m माइनस कैपिटल M बाय 2m, शायद ऑप्शन नंबर 1 है, यही है ना, स्मॉल m माइनस कैपिटल M बाय 2m भी, या यही आंसर है। तो यहाँ पर आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये फार्मूला याद रखिए, तब आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो आपको कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम लगाना पड़ेगा या कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी लगाना पड़ेगा। ये मेथड 2 यहाँ पर दिखा रहे हैं, जस्ट कोलिजन के बारे में बातें कर रहे हैं। यहाँ पर हम जानते हैं कि इसका स्पीड यहाँ पर कितना है, √2gh, राइट, v0 उसको कहते हैं। तो कन्वीनियंस के लिए पहले यहाँ पर हम रख लिए हैं, एक बार फिर फिगर बना लेते हैं। ये भी से जा रहा है, ये रुका हुआ है,
ये भी नॉट था जिसका वैल्यू जो है स्क्वायर रूट ओवर 2gh। ये V1 से जा रहा है, वो V1 हमें क्या है पता करना है। तो कोलिजन में क्या करेंगे, पहले जो है सो कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम लगाते हैं। शुरू में मोमेंटम कितना है, ये m है, ये कैपिटल M है, m V0 है, बाद में m V1 प्लस m V, एक इक्वेशन मिल गया। अब जो है सो दूसरा चलते हैं कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी से। आप बोलोगे शुरू में एनर्जी है हाफ m V0 स्क्वायर, बाद में है हाफ m V1 स्क्वायर, हाफ कैपिटल M V स्क्वायर। आप इसको यूज कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आप इसको मत यूज कीजिए, गलत नहीं है, ये ज़्यादा टाइम खाएगा आपका। आप इससे अच्छा यूज कीजिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सेपरेशन सिंपली आप भूल जाइए क्या है, सो यहाँ पर माइनस दे दिए है ना, ऑर्डर केवल फॉलो करना है। ये कोलिजन के बाद में v माइनस ये बड़ा का, और ये क्या था V1 छोटा का, बड़ा का क्या था 0, ये वाला फार्मूला लगाते हैं V2 माइनस V1 बाय U2 माइनस U1। सेम यहाँ पर माइनस रहना चाहिए, तो इसके बाद ऑर्डर सेम रहेगा, वही मैं यहाँ कर रहा हूँ, माइनस दे दिया, ऑर्डर सेम रहेगा। बड़ा का जो है स्पीड बाद में v था, शुरू में 0 है, छोटा का स्पीड बाद में V1 है, शुरू में कितना है V0 है। तो ये ई के वैल्यू इलास्टिक कोलिजन के लिए 1 है, तो आपको कितना आ गया v माइनस V1 इक्वल टू V0। ये इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से भी यही आएगा आपको यदि सिंप्लीफाई करोगे 2-4 स्टेप के बाद में। तो हम उतना माथापच्ची क्यों करें, यहाँ से डायरेक्ट निकाल लेते हैं। यहाँ से आपको नजर आ गया कि v प्लस V1 ऐसे नहीं है, ये है m v कैपिटल M v प्लस स्मॉल m V1 इक्वल टू स्मॉल m V0। ये आपका पहला इक्वेशन है। क्या निकालना है, V1 निकालना है, हमें V से मतलब नहीं, हाँ V1 निकालना है। इसमें वेल V0 से मतलब नहीं है, इसी को हटा देना चाहिए, तो इसी को हटा देते हैं। एम भी प्लस स्मॉल m V1, m V1 कितना हो जाएगा यहाँ से m v माइनस V1, m v माइनस m V1। अब V1 निकालना है, m को इधर ले आए, 2m V1 आ गया, इधर हो गया m प्लस कैपिटल M V, और V1 आ गया आपका m प्लस कैपिटल M बाय 2m। और v हर जगह भूल गए हम, v कहाँ पर होना चाहिए था ना, 2m V1 आया, m v प्लस m v, ये भी भूल गए यहाँ पर। ये देखिए सेम आंसर आ गया आपका, सेम आंसर आया। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ये फार्मूला रखिए और तुरंत से बनाइए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट वीडियो में आपको दूसरा सॉल्यूशन सेट, सैंपल सेट देंगे और उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।